बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं सदाई करीम अथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करीम। सबसे पहले तो मैं ब्लैक होल और जो रोशनी डायलॉग्स हैं अदा हलार का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे शेख अयाज सिंध के मुमताज़ शायर कादरुल कलाम शायर की जो 100 साला तकरीबात हैं उस सिलसिले में बोलने का मौका फ़राहम किया। जो आपका सवाल है उससे पहले मैं थोड़ा जो हाज़रीन हैं उनको शेख अयाज के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ़ शेख अयाज को एज अ पोइट समझते हैं, मगर वो अपने दौर का एक बहुत बड़ा जीनियस था। और 20वीं सदी का समझो कि जैसे 18वीं सदी के हमारे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अज़ीम शायर हैं, तो 20वीं उसी तसलसल को जो है शेख अयाज ने जो है वो आगे बरकरार रखा और एक बहुत बड़ी छलांग थी जो कि उन्होंने मारी। और सिंधी ज़बान जो उससे पहले फ़ारसी शायरी के उसमें घेरे में थी और जितने भी शायर थे वो फ़ारसी तराकीब और फ़ारसी अल्फाज और माहौल जो है वो उसमें इस्तेमाल करके अपने आप को एक कादरुल कलाम शायर के तौर पर जो है समझते थे। तो उसमें एक नई जो है उसके बुनियाद तो किशन चंद बेवस ने डाली थी, मगर उसके बाद फिर शेख अयाज, सोबो ज्ञान चंदानी और दीगर जो हमारे नारायण श्याम वगैरह उन्होंने इसमें जो है एक नई लहर पैदा की और जो है सिंधियत वाला माहौल पैदा किया। दूसरी जो बात सबसे बड़ी है कि शेख अयाज ने इब्तिदा अपनी शायरी की गो के शुरू में उन्होंने सिंधी में किया, मगर उसके बाद जो उनके पहले 2 मजमू हैं वो उर्दू शायरी में हैं, बुए गुल, नाले दिल और कफ गुल फरोश। और उनको कई ज़बानों पर महारत हासिल थी, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि अब अगर आप उर्दू की अदबी तारीख़ें ढूंढ के निकालें तो बहुत से ऐसे शोरा हैं जिनका कोई मजमुआ भी नहीं है, उनका ज़िक्र तो मिलेगा। और इतने अजीम शायर जो कि उसके शायरी जो 2 मजमू हैं उसमें उर्दू आपको शेख अयाज का कहीं पर ज़िक्र भी नहीं मिलेगा। तो ये ख़ास तौर आज के दौर में भी जो है उर्दू इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी इस बात पर सोचना चाहिए कि भाई वो इसलिए कि वो सिंधी था, वो इसलिए कि वो सिंध से ताल्लुक़ रखता था, मगर एक शायर तो था ना उसकी एक, और वो उर्दू शायरी किसी भी लेवल पर आप देख लें किसी से कम नहीं है। और उसका जो है जो उनकी फ़हमीदा रियाज साहबा ने जो उनका तर्जमा किया है वो भी उसमें है कि अगर शेख अयाज का जो शायरी का तराजम किए जाएं उर्दू में या अंग्रेज़ी में तो वो फैज़ या उससे जो बड़े बड़े शोरा हैं उनसे भी उनका कद जो है वो बड़ा जो है वो लगता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है शेख अयाज की, जैसे आपने कहा कि उस वक्त चूँकि मुख्तलिफ़ तहरीकें चल रही थीं, आज़ादी की तहरीक भी अपने ज़ोरों पर थी और गांधी जी और इधर हमारे पाकिस्तान मूवमेंट भी तेज़ी पे थी। उसके बाद आफ्टर पार्टीशन आपने देखा कि माइग्रेशन हुई, हमारे बहुत से सिंधी जो है राइटर्स, सिंधी अदब और वगैरह वो सारे हिंदू ज़्यादातर जो थे पब्लिकेशन में भी वो थे, और उसके साथ फिर वो क्रीम जो थी वो सारी चली गई। और ये सारे वाक़यात फिर 1 यूनिट का क़याम आता है और सिंधी ज़बान पर जो है वो कदगन और आ जाती है। तो ये ऐसे माहौल थे जो जीनियस लोगों को मौका फ़राहम होता है और वो उसमें अपने आप को मनवाते हैं। तो ये बड़ा सुनहरी मौका था कि शेख अयाज ने अपनी शायरी के ज़रिए उनका जो इब्तदाई जो मजमूए भी हैं जो है भंवर भरे आकाश, तो उन पर पाबंदियां भी आयद हुई, उनका जो खतूत के जेका ककोरिया कापड़े उन पर भी जो है वो पाबंदी आई और उसके साथ साथ उनको जेल भी भेजा गया। मगर फिर भी उनके जो अशार थे और उनके जो नज़में थीं वो उस वक्त के माहौल के लिए ऐसा था कि तराने की जो है वो हैसियत रखते थे और लोगों में जोश दिलाना। और फिर उन्होंने फिर उर्दू शायरी छोड़ के सिंधी में शायरी की और मोर देन 30 जो है उनके मजमू हैं। उसके साथ साथ शेख अयाज जो है वो हमाजियत शख्सियत है, वो सिर्फ शायर नहीं है, वो एक बहुत बड़े तर्जमा निगार थे। और जो उन्होंने सिंध की क्लासिकल शायर यानी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो शाह जो रिसालों का जो तर्जमा किया है
وہ آج بھی جو اردو دان طبقہ ہے ان کو متعارف کروانے میں اس ترجمے نے بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے اردو والے شاہ لطیف کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہوئی، اور یہ پہلا مکمل اردو ترجمہ تھا جو کہ شیخ ایاز نے کیا تھا۔ دوسرا، جیسے آپ نے بولا کہ شاہ لطیف سے ان کو بہت بڑی عقیدت تھی، اور یہی اس نے وہ جو اپنی وہ کی بھی تھی کہ مجھے بھٹائی کے ساتھ جو ہے دفن کیا جائے، تو وہاں پر دفن ہے۔ ان کے بہت سے اشعار ہیں جس سے آپ ان کی عقیدت کا اظہار بھی آپ کو ملے گا، جیسے وہ فرماتے ہیں بھرساں تنجے بھٹ دھڑی جھلے بھیٹت جھول ڈنئی بٹے بول سکی مجھے ساکھ ہے۔ اسی طرح سے کڑا خیم کیچ ماں کھلیا تنجا کھیت منہ وٹ مڑی بیت تو اٹن آئے تو اس طرح کے بہت سے ایسے اشعار ہیں جن سے وہ عقیدت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں دوسری بات، وہ بڑے افسانہ نگار تھے، ان کا پہلا پارٹیشن کے وقت جو ہے ان کے بڑے افسانے تھے، اور ان میں سے ایک افسانے پر ان کو جو ہے وہ جیل بھی جانا پڑا اور اس وقت کے ضبط کرنا پڑا، سفید وحشی، جو کہ انگریزوں کے خلاف یا اس استعماریت کے خلاف تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے منظوم ڈرامے ہیں جو بھگت سنگھ کے، یا دودے تمرے جو موت، دودے تمرے جو موت کے ایک میں آپ کو سناتا ہوں۔ جے تو وڑندے ماریو ویندے ہن وستی تے واریو ویندے دودا تنجو ساتھ ویندو مانو جو ویسا نہ ویندو۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ دودو ہمارے یہاں ایک سمجھو کہ بہادری کی دودو چنیسر کا ایک بڑا قصہ مشہور ہے، اس میں دودو اپنی دھرتی پر جو ہے وہ، تو سب سے بڑی بات شیخ ایاز کی شاعری کی یہ ہے کہ انہوں نے سندھی کلچر، سندھی ثقافت اور سندھی زبان اس کو ہر موڑ پر اگر، اور دوسرا سندھ کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے وہ ایسا مضبوط ہے کہ اگر وہ رومانس بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی سندھ موجود ہے، اور مزاحمت ہے تو اس میں بھی سندھ موجود ہے۔ مثلا کوئی ایسا پہلو نہیں جو اس کو سندھ کے ساتھ الگ کر سکتا ہے۔ تو سندھ، شیخ ایاز، جیسے ہم کہتے ہیں بھٹائی اور سندھ دونوں لازم ملزوم ہے، تو شیخ ایاز کی شاعری میں بھی آپ کو یہ دونوں چیزیں لازم ملیں گی۔ میں نے وہی کہا کہ بھٹائی کا تسلسل ہے، اور وہ اسی کو انہوں نے جدید دور میں جو ہے جاری رکھا، اور آج بھی اسی طرح جس طرح سے بھٹائی سے عقیدت ہے سندھ میں، سندھی زبان پر بھٹائی پر لکھنا ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے خوش نصیب سمجھتا ہے کہ میں اس پر، اسی طرح سے اس کے بعد اگر کوئی رائٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ میں شیخ ایاز کے ساتھ جڑوں اور شیخ ایاز پر لکھوں اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تخلیقات اس میں پیش کروں۔ تو شیخ ایاز نے سندھ کی سماج میں ایک بہت بڑی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ادب مرر آف دا سوسائٹی ہوتا ہے، اور ادب ہی سماج میں بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے۔ تو شیخ ایاز نہ صرف اپنے دور میں، موجودہ وقت بھی آج ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے اشعار، ان کے جو نظمیں ہیں، ان کے جو غزلیں ہیں۔ دوسری جو بات ہے کہ انہوں نے جو غزلیں تھیں یا جو فارسی زبان کی جو اصناف تھیں ان میں جدت لائی اور ان کو بالکل پیور اپنا انڈیجینس رنگ دیا۔ جیسے غزل وہ مشہور تھا کہ صرف عورتوں کی باتیں کرو اور جو ہے عشق محبت کی باتیں کرو، شیخ ایاز نے اس کو مزاحمت اور سیاست اور جو ہے جو زمینی مسائل تھے، انسان کے مسائل تھے، ان کو غزلوں میں پیش کر دیا۔ اور جو ہمارے ہاں سندھ کی جو پرانی اصناف تھی، بیت وائی وغیرہ، وہ زیادہ تر اس میں ہمارے تصوف اور اخلاقیات کے سبق ملتے تھے، مگر ایاز نے ان تمام اصناف کو، چاہے وہ ہماری انڈیجینس تھی یا جو ہم نے فارسی یا عربی یا اردو سے لی تھی، ان سب میں اپنا رنگ، ان میں نئے تجربے کیے اور ان کو ایسی جو ہے وہ سندھیت والا جو ہے وہ رنگ دیا کہ آج بھی جو ہے جو نوجوان پڑھتے ہیں تو وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور اس میں ان کو ہر عظیم شاعر کی شاعری کا جو امپارٹنس اس میں ہوتی ہے کہ ہر طبقہ اس سے اپنا مطلب نکالے۔ اگر جو مذہبی شاعر لوگ ہیں وہ اس سے مطلب نکالتے ہیں، پولیٹیشنز اپنا مطلب نکالتے ہیں، یا جو جدوجہد کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنا مطلب نکالیں، تو یہ ایک کلاسک کی نشانی ہوتی ہے، اور ایاز اپنے دور کا کلاسک ہے اور کلاسک رہے گا۔ اور جو ہے
इस तरह से और भी बहुत सी ऐसी जहतें हैं जो कि इंशाल्लाह फिर हम दूसरे राउंड में, और कुछ में उनके अबियात भी उर्दू में हैं, तर्जमे के साथ जो है वो मैं बताऊंगा। आई होप के बहुत शुक्रिया। हाँ जी, इस पे काफ़ी आपने तफसील में बात की, क्योंकि जब हम शेख अयाज की बात करते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि गज़ल जो है वो प्योर सिंधी सिंफ नहीं थी, और उसमें शायरी में उन्होंने नसरी नज़म जो लिखी थी उनका उर्दू तर्जमा है, मुझे लगा कि ये ज़रूर सुनानी चाहिए। हम खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे पास कारूंजर है जिसके चारों ओर ज़रा ज़रा रेत में कई कहानियाँ फैली हुई हैं। हमारे पास कींजर है जिस पर मुर्गाबियों के पर उड़ते हुए चप्पू चलाते जाते हैं। हमारी तारीख़ है और उसमें दो दो दरिया खान के दिल धड़क रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम किसी और से बेहतर हैं, हम सिर्फ मुख्तलिफ हैं। हम ताकतवर थे और कश्मीर से कश्मीर तक हमारी हुकूमत थी। हमने किसी को डराया नहीं था। तारीख़ में हमारे कत्ले आम के बारे में तो लिखा हुआ है। किसी गैर कौम के तारीखदान ने भी ये नहीं लिखा कि हमने किसी बेगुनाह का खून बहाया है। अगर हमने किसी को ग़ुलाम बनाया है तो ऐसा कर सके हैं अपनी मोहब्बत के पैगाम से, अपनी शायरी से, अपने वहदतुल वजूद के फ़लसफ़े से, अपने फ़न से जिसमें जंडी और अजरक की सी जाज़बियत रही है। हमारी वाइयाँ जब नड़ पर गाई जाती हैं तो यूं लगता है कि चकोर चांद की तरफ महवे परवाज़ हैं। हमारी पहेलियाँ, हमारी शादी ब्याह के गीत, हमारे लोकगीत, हमारी लोक कहानियाँ हमारी मीरास हैं, मीरास जो हम किसी से भी बांटने के लिए तैयार हैं। क्या ऐसे कोई पैर हैं जो हमारे हो जमालों पर नाचने से इनकार करें? एक भलाई के बदले हम 20 भलाइयाँ करते हैं, मगर ये न समझना कि हम कमज़ोर हैं। हम हर मुसीबत और आजमाइश में खीर थर की छाती रखते हैं, और हम बुझे हुए उलाओं में बार बार चिंगारियाँ भड़का सकते हैं। हम खुद को किसी भी कौम से बेहतर नहीं समझते। हाँ, हम अपने देश, अपनी धरती के बारे में निहायत जज्बाती हैं। हमें बिला वजह आजमाइश में डालने वाले हम अपना आप होना चाहते हैं। तुम इसमें रुकावट न बनो, क्योंकि हमारा तुमसे झगड़ा नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त।